26.1 परिचय। फ्रांसीसी क्रांति से पहले वर्ग शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जैसा कि 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ, मैडिसन और अन्य विद्वानों के लेखन में देखा गया था। वे अक्सर इसे समूह या संपदा के साथ परस्पर उपयोग करते थे। हालांकि 19वीं शताब्दी में सामाजिक सिद्धांतों, विचारधाराओं, सामाजिक आंदोलनों, सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन को समझाने में वर्ग को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में मान्यता दी गई। इसने सामाजिक स्तरीकरण को समझने में महत्व प्राप्त किया, जिसे सामाजिक विभाजन के प्राथमिक आधारों में से एक के रूप में पहचाना गया। समाजशास्त्रियों ने वर्ग संरचना पर सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा, वर्ग पदों के बीच गतिशीलता की जांच की। इस इकाई में हम वर्ग और वर्ग समाज के अर्थ और अवधारणा में गहराई से उतरते हैं। वर्ग पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्रीय लेखन में वर्ग और वर्गहीन समाज को समझने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक दृष्टिकोण की खोज करते हैं। यह इकाई वर्गों के बीच संघर्ष और उनके भीतर गतिशीलता पर भी चर्चा करती है। 26.2 वर्ग की अवधारणा। ओसोस्की 1967 ने वर्ग समाज की सभी अवधारणाओं में 3 सामान्य धारणाओं की रूपरेखा तैयार की है। सामाजिक संरचना में वर्ग सबसे व्यापक समूह है। हालांकि वे अलग अलग समूह हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिससे दूसरों पर विचार किए बिना एक वर्ग पर चर्चा करना असंभव हो जाता है। वर्गों में लोगों का विभाजन जैविक मानदंडों द्वारा निर्धारित नहीं किए गए विशेषाधिकारों और भेदभावों की एक प्रणाली से जुड़ी सामाजिक स्थिति से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग के पास विशिष्ट विशेषाधिकार और भेदभाव है, जो उसकी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, जो सेक्स जैसे जैविक कारकों से असंबंधित है। कुछ वर्ग अधिक विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं और उच्च स्थिति रखते हैं, जबकि अन्य को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और निम्न स्थिति प्राप्त होती है। यह विभेदीकरण सामाजिक स्तरीकरण का आधार बनता है और अंतर्वर्गीय संबंधों को प्रभावित करता है। किसी सामाजिक वर्ग में व्यक्तिगत सदस्यता अपेक्षाकृत स्थायी होती है। यह एक वर्ग से दूसरे वर्ग में संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं करता है, लेकिन ऐसे संक्रमण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है। आमतौर पर लोग जीवन भर एक विशेष वर्ग में ही बने रहते हैं। इस संदर्भ में यह देखना महत्वपूर्ण है कि कुछ समूहों को सामाजिक स्थिति, विशेषाधिकारों और भेदभाव के आधार पर बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि अन्य को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सामाजिक विशेषाधिकार और भेदभाव विभिन्न रूप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान धन और शक्ति पर है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मार्क्स ने वर्ग भेद के मूल आधार के रूप में दूसरों के श्रम के शोषण पर जोर दिया। प्रत्येक वर्ग पदानुक्रम में एक विशिष्ट स्थान रखता है और किसी की वर्ग स्थिति के बारे में जागरूकता को वर्ग चेतना के रूप में जाना जाता है। यह चेतना अक्सर वर्ग हितों और एकजुटता से जुड़ी होती है। वर्ग समाज का एक अन्य पहलू सामाजिक अलगाव है, जो विभिन्न वर्गों के बीच घनिष्ठ सामाजिक संपर्क की कमी को संदर्भित करता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह सामाजिक अलगाव वर्ग चेतना और एकजुटता में योगदान देता है, वर्ग संरचना को मजबूत करता है। मार्क्स ने तर्क दिया कि वर्ग हितों के बारे में जागरूकता और एकजुटता की भावना एक समूह को एक वर्ग के रूप में परिभाषित करती है। एक विशेष वर्ग के सदस्य विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं, जो उन्हें अन्य वर्गों से अलग करता है। ये अंतर धन और शक्ति तक पहुंच में भिन्नता के साथ साथ सामाजिक दूरी, वर्गों के बीच विभाजन को गहरा करते हैं। जैसे जैसे ये विभाजन गहराते हैं और वर्गों के बीच दूरियां बढ़ती हैं, वर्ग हितों में टकराव पैदा होता है और वर्गों के बीच टकराव आम हो जाता है। 2 मूलभूत दृष्टिकोण हैं जिनके माध्यम से वर्ग की अवधारणा को समझा जा सकता है।
इस अध्याय में दो मुख्य दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई है। अमेरिकी विचारधारा से जुड़ा नाममात्रवादी परिप्रेक्ष्य और यूरोपीय विचारधारा से जुड़ा यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य। नाममात्रवादी दृष्टिकोण एक वर्ग को साझा सामाजिक स्थिति वाले लोगों के समूह के रूप में देखता है। यह किसी व्यक्ति को दूसरों से मिलने वाले सम्मान के संदर्भ में उसकी सामाजिक स्थिति के महत्व पर जोर देता है। एरोन 1969-71 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी समग्र जीवन स्थितियों के आधार पर सम्मान या प्रतिष्ठा की स्थिति रखता है, जिसका विश्लेषण संपत्ति, व्यवसाय और शक्ति के संदर्भ में किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति व्यक्तिपरक होती है और दूसरों के निर्णय पर निर्भर करती है, लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि अलग-अलग लोग समाज में अलग-अलग पदों पर होते हैं। सामाजिक पदानुक्रम में किसी व्यक्ति का स्थान तीन तत्वों की परस्पर क्रिया से निर्धारित होता है: संपत्ति, व्यवसाय और शक्ति के संबंध। इस स्तर पर हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का वर्ग किसी एक कारक से नहीं बल्कि समग्र सामाजिक विचारों से निर्धारित होता है। समान प्रतिष्ठा और स्थिति वाले लोग एक ही वर्ग का हिस्सा है। यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य सामाजिक वर्ग को भौतिक तथ्यों और लोगों की साझा चेतना से आकार लेने वाली एक मूर्त इकाई के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण दो प्रमुख विचारों पर प्रकाश डालता है: एक वर्ग के भीतर सामूहिक एकता की वास्तविकता और उसके सदस्यों के बीच साझा चेतना। अब आइए नाममात्रवादी और यथार्थवादी विचारधाराओं के बीच स्पष्ट अंतर करें। नाममात्रवादी स्कूल व्यक्तियों और पारस्परिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि यथार्थवादी स्कूल कक्षा की व्याख्या करते समय सामूहिक वास्तविकताओं पर जोर देता है। नाममात्रवादी स्कूल के अनुसार समान स्थिति या सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति एक वर्ग बनाते हैं। जैसे जैसे सामाजिक स्थिति बदलती है, वैसे वैसे व्यक्ति का वर्ग भी बदलता है, जिससे वर्गों के बीच आना जाना आसान हो जाता है। वर्ग संघर्ष न्यूनतम है क्योंकि वर्गों के बीच की सीमाएं कठोर नहीं हैं और सत्ता की जब्ती से कोई संबंध नहीं है। सरल शब्दों में, उच्च वर्ग के पास शक्ति होती है और उसका प्रयोग होता है, जबकि श्रमिकों के पास इसका उपयोग करने की क्षमता नहीं होती है। इसके विपरीत यथार्थवादी स्कूल का दावा है कि प्रत्येक वर्ग की सामूहिक एकता और चेतना के कारण वर्ग संबंधों में शक्ति संघर्ष अंतर्निहित है। प्रत्येक वर्ग अपने हितों को आगे बढ़ाना चाहता है, अक्सर अन्य वर्गों के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वे समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। नाममात्रवादी स्कूल का तर्क है कि यथार्थवादियों द्वारा जोर दी गई सामूहिक वास्तविकता या तो अस्तित्व में नहीं है या असमान रूप से मौजूद है। हालांकि यथार्थवादी स्कूल इस बात पर जोर देता है कि वर्ग की व्याख्या में सामूहिक चेतना की उपेक्षा करके नाममात्रवादियों ने उन आवश्यक तत्वों की अनदेखी की है जो एक वर्ग को परिभाषित करते हैं। वर्ग के अमेरिकी विचार और यूरोपीय अवधारणा के बीच का अंतर, जैसा कि एरोन द्वारा सुझाया गया है, ओसोव्स्की द्वारा प्रस्तावित पदानुक्रमित और द्विभाजित विचारों के साथ संरेखित है। पदानुक्रमित परिप्रेक्ष्य नाममात्रवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, जबकि द्विभाजित दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। बॉक्स 26.1 वर्ग शब्द का अर्थ। ओसोव्स्की 1967-90 वर्ग शब्द के 3 अर्थों की पहचान करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का उपयोग समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और सामाजिक संबंध प्रणाली के विभिन्न विवरणों में किया जाता है। व्यापक अर्थ में सामाजिक संरचना के मूलभूत घटक माने जाने वाले किसी भी समूह को सामाजिक संरचना का वर्ग कहा जा सकता है। इस व्यापक अवधारणा में संपत्ति और जाति को शामिल किया गया है, साथ ही दूसरे और तीसरे अर्थ में वर्ग भी शामिल है, यहाँ चर्चा की गई। विचाराधीन वर्ग अवधारणा के 2 विशिष्ट संस्करणों में से पहला एक सामाजिक वर्ग को संपत्ति संबंधों द्वारा प्रतिष्ठित समूह के रूप में दर्शाता है।
कुछ जाति या संपत्ति प्रणालियां एक साथ आर्थिक वर्ग प्रणालियों के रूप में कार्य कर सकती हैं, लेकिन ऐसे उदाहरणों को केवल अनुभवजन्य रूप से सत्यापित किया जा सकता है। जब इस तरह का ओवरलैप मौजूद होता है, तो कोई जाति संबंधों के वर्ग पहलू या वर्ग प्रणाली के संपदा पहलू का उल्लेख कर सकता है। थोड़े अलग अर्थ में, ऐसे संयोग के बिना भी संपत्ति प्रणाली या जाति व्यवस्था के वर्ग पहलू के बारे में बात करना संभव है, यह मानते हुए कि संपत्ति प्रणाली और वर्ग प्रणाली के बीच कुछ अधिक या कम जटिल कारण निर्भरता मौजूद है। वर्ग अवधारणा को निर्दिष्ट करने वाले दूसरे संस्करण में वर्ग प्रणाली की तुलना सामाजिक संरचना में समूह प्रणालियों से की जाती है, जहां किसी व्यक्ति की समूह सदस्यता संस्थागत रूप से निर्धारित होती है और विशेषाधिकार या भेदभाव किसी व्यक्ति के किसी विशेष समूह के प्रति समर्पण के परिणामस्वरूप होते हैं। जाति या संपत्ति प्रकार के समूहों के विपरीत, इस संस्करण में एक वर्ग एक ऐसा समूह है जहां सदस्यता जन्म प्रमाण पत्र या किसी आधिकारिक दस्तावेज जैसे कुलीनता का शीर्षक या मनुस्मृति का कार्य द्वारा नहीं दी जाती है, बल्कि सामाजिक रूप से प्राप्त स्थिति का परिणाम है। अधिकार और पूर्वाग्रह, जिन्हें किसी भी प्राधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, परिणाम नहीं है, बल्कि पूंजीवादी या सर्वहारा समूह में किसी व्यक्ति की स्थिति का कारण है। किसी को पूंजीपति माना जाता है क्योंकि उनके पास पूंजी है, और कोई इसका हिस्सा है सर्वहारा क्योंकि उनकी आय का एकमात्र स्रोत अपना श्रम बेचने की क्षमता है। 26.3 वर्ग संरचना के सिद्धांत का शास्त्रीय दृष्टिकोण। अरस्तु 1943 ने तर्क दिया कि लोग 3 तत्वों में आते हैं। एक समूह बहुत अमीर है, दूसरा बहुत गरीब है और तीसरा बीच में आता है, न कि बहुत अमीर या गरीब। बहुत गरीब लोग अपमानित महसूस कर सकते हैं और छोटे-मोटे अपराधों की ओर मुड़ सकते हैं। बहुत अमीर लोग सत्ता का विरोध करते हैं और गंभीर अपराधी बनने की संभावना रखते हैं। गरीबों में अक्सर आदेश देने की शक्ति का अभाव होता है और वे दूसरों द्वारा शासित होते हैं। अमीर लोग दूसरों को तुच्छ समझते हैं और निर्विवाद आज्ञाकारिता की मांग करते हैं। मध्यम वर्ग तर्कसंगत सिद्धांतों का पालन करता है, नियमों का पालन करता है और संघर्षों से बचता है। वे न तो दूसरों की संपत्ति का लालच करते हैं और न ही ईर्ष्या का पात्र बनते हैं। एक बड़ा मध्यम वर्ग एक सुशासित राज्य और एक स्थिर लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। शासन में बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग की भागीदारी वाले लोकतंत्र कुलीन तंत्रों की तुलना में अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होते हैं। जब मध्यम वर्ग नहीं होता, तो गरीब और अमीर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। प्रभुत्व हासिल करने वाला वर्ग राजनीतिक सत्ता को अपनी जीत के पुरस्कार के रूप में देखता है। नतीजतन वे या तो एक लोकतंत्र या एक कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं, जो जनता के बजाय अपने स्वयं के हितों की सेवा करता है, जिससे एक अन्यायपूर्ण या अलोकप्रिय सरकार बनती है। पूंजीवाद और सामाजिक वर्ग। कार्ल मार्क्स। आइए सामाजिक वर्गों पर मार्क्स के विचारों की बारीकी से जांच करें। हम सामाजिक वर्गों पर उनके दृष्टिकोण पर गहराई से विचार करेंगे और फिर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। सामाजिक वर्गों पर मार्क्स का दृष्टिकोण। मार्क्स 3 ऐतिहासिक कालखंडों की पहचान करते हैं। प्राचीन सभ्यता, सामंतवाद और पूंजीवाद, प्रत्येक की विशेषता उत्पादन का एक प्रचलित तरीका है। मार्क्स उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे आदिम साम्यवाद, प्राचीन साम्राज्य, सामंतवाद, पूंजीवाद और उन्नत साम्यवाद पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ग संबंधों को इस बात से परिभाषित किया जाता है कि उत्पादन के साधनों पर कौन नियंत्रण रखता है। इस प्रक्रिया में कुछ लोग दूसरों का शोषण करते हैं। उत्पादन का तरीका वर्ग संरचना का आधार बनता है, जिसमें पूंजीपति, सत्तारूढ़ वर्ग और उजरती श्रमिक उत्पीड़ित वर्ग शामिल होते हैं। मार्क्स के विचार में
एक सामाजिक वर्ग में उत्पादन प्रक्रिया में समान कार्य करने वाले, उत्पादन में उनकी भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था में विभिन्न पदों पर रहने वाले लोग शामिल होते हैं। वर्ग के लिए निर्धारण कारक यह है कि एक व्यक्ति बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ कैसे सहयोग करता है। सहयोग में श्रम विभाजन और उत्पादन संगठन शामिल है। मार्क्स का दावा है कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करना मनुष्य की प्राथमिक चिंता है, जो भौतिक जीवन उत्पादन की नींव बनाती है। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती हैं, सहयोग और संघर्ष द्वारा चिह्नित नए सामाजिक संबंध उभरते हैं। शासक वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक और नियंत्रण करने वाला, समाज के नैतिक और बौद्धिक पहलुओं को भी निर्देशित करता है। कानून, शासन, कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन को पूंजीवादी वर्ग के पक्ष में आकार देता है, खासकर उत्पादन के पूंजीवादी तरीके में। मार्क्स मुख्य रूप से पूंजीवाद में वर्ग संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस पद्धति में पूंजीपति वर्ग निजी संपत्ति के रूप में कच्चे माल, उपकरण, भूमि और उत्पादन के लिए आवश्यक हर चीज का मालिक होता है। जो लोग उत्पादन में लगे हैं, सर्वहारा वर्ग, उनके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं, बल्कि वे पूंजीपति वर्ग के लिए काम करते हैं, मजदूरी के लिए अपना श्रम बेचते हैं। तैयार उत्पादों की बिक्री से मुनाफा होता है, जिसे अक्सर पुनर्निवेशित किया जाता है, जिससे पूंजीपति वर्ग को लगातार लाभ होता है। जबकि श्रम प्रक्रिया और उत्पादन के साधन धीरे धीरे बदलते हैं। निरंतर पूंजी श्रम शक्ति पर उत्पादन को अधिकतम करने के लिए दबाव डाला जाता है, जिससे अधिशेष मूल्य बनता है। श्रम प्रक्रिया में निवेश और पूंजीपति वर्ग द्वारा विनियोजित रिटर्न के बीच संतुलन। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग के बीच संबंध संघर्ष, शत्रुता और संघर्ष से चिह्नित है। पूंजीपति वर्ग दिहाड़ी मजदूर वर्ग का शोषण करना चाहता है, जबकि मजदूर इस शोषण को समाप्त करने का प्रयास करता है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आय, उपभोग पैटर्न, शिक्षा और व्यवसाय जैसे संकेतक भौतिक वस्तुओं और प्रतिष्ठा प्रतीकों के वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि वर्ग की स्थिति केवल आय या व्यवसाय से निर्धारित नहीं होती है, यह उत्पादन के सामाजिक संगठन में किसी व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, दो लोहार, एक अपनी दुकान चलाता है और दूसरा कारखाने में काम करता है, एक ही व्यवसाय साझा करने के बावजूद विभिन्न सामाजिक वर्गों से संबंधित है। मार्क्स ने सामाजिक वर्ग के विकास के लिए आवश्यक स्थितियों की पहचान की, जिसमें आर्थिक पुरस्कारों पर संघर्ष, आसान संचार वाले लोगों की शारीरिक एकाग्रता, एकजुटता और राजनीतिक संगठन का उद्भव और आर्थिक जरूरतों के लिए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से सामूहिक संगठन में बदलाव शामिल है। बड़े उद्योगों की स्थापना लोगों को एक साथ लाती है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। इसके बावजूद पूंजीपतियों द्वारा शोषण के खिलाफ एक साझा हित श्रमिकों को एकजुट करता है, जिससे आपस में बजाय पूंजीपतियों के साथ संघर्ष होता है। श्रमिक अक्सर पूंजीवादी शोषण का विरोध करने वाले दिहाड़ी मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों का समर्थन करने के लिए अपनी मजदूरी का एक हिस्सा बलिदान कर देते हैं। ये संगठन राजनीतिक स्वरूप भी धारण कर सकते हैं। मार्क्स ने तर्क दिया कि श्रमिकों और पूंजीपति वर्ग के बीच संघर्ष केवल आर्थिक लाभ के बारे में नहीं है, यह पूंजीवाद के तहत मशीन उत्पादन से भी प्रभावित है। जैसे जैसे मशीनों ने उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश किया, सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिससे मनुष्य केवल मशीनों का उपांग बनकर रह गया। श्रमिकों ने अपने काम से मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का अवसर खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप मार्क्स ने मानव श्रम का अलगाव कहा। बेंडिक्स और लिपसेट 1967-10 ने कहा कि मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से श्रमिक अलगाव का कारण बनता है, जो सर्वहारा क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक नुकसान है।
मार्क्स ने आधुनिक औद्योगिक श्रमिक की तुलना मध्ययुगीन शिल्पकार से की और उस समय के कई लेखकों की तरह आधुनिक उत्पादन स्थितियों के कारण उत्पाद निर्माण में श्रमिक की स्वायत्तता के नुकसान को देखा। मार्क्स ने इस नुकसान को पूंजीवाद के तहत जनता को झेलने वाली आर्थिक कठिनाइयों से अधिक महत्वपूर्ण माना। 2. मार्क्स के वर्ग परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन। बाद के लेखकों ने वर्ग पर मार्क्स के विचारों का पुनर्मूल्यांकन किया और तर्क दिया कि दैनिक जीवन में शोषण की व्यवस्था कम स्पष्ट हो जाती है। गुलामी या सामंतवाद के विपरीत, जहां भोजन के बदले श्रम या काम के बदले जमीन की व्यवस्था के माध्यम से शोषण दिखाई देता था, पूंजीवादी समाज ने इस प्रक्रिया को अस्पष्ट कर दिया। श्रमिकों को उनके काम की कीमत से कम वेतन मिलने पर शोषण को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके अतिरिक्त शासक वर्ग के विचारों को मीडिया, स्कूलों और अन्य आउटलेट्स के माध्यम से कायम रखा गया, जिससे आम धारणाओं को आकार मिला। मजदूर वर्ग ने अक्सर इन विचारों को मासूमियत से स्वीकार कर लिया और मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार अपनी स्थिति को देखने में असफल रहे। जागरूकता की इस कमी ने सर्वहारा क्रांति के प्रति उत्साह को कम करने में योगदान दिया। लुकाच यह दिखाना चाहते थे कि श्रमिक वर्ग, अपने आप पर छोड़ दिया गया, समाजवादी क्रांति के माध्यम से खुद को मुक्त करने की आवश्यकता को पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। उनका मार्गदर्शन करने के लिए समाजवादी विचारकों की आवश्यकता थी। लुई अल्थुसर ने इस विचार को मजबूत करने के लिए स्कूलों और मीडिया जैसे वैचारिक राज्य तंत्र को दोषी ठहराया कि व्यक्ति अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं, जिससे श्रमिक वर्ग के शोषण और उत्पीड़न पर पर्दा डाला जाता है। सॉन्डर्स, 1990। ग्रामशी ने मार्क्सवादी सिद्धांत में प्रमुख विचारधारा थीसिस के समान वर्ग वर्चस्व को आधिपत्य कहा। यह सिद्धांत एक शक्तिशाली प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा प्रस्तुत करता है, जो निजी संपत्ति पर जोर देती है और सभी वर्गों में संपूर्ण पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति को बढ़ावा देती है। गिद्देंस ने वर्ग शक्ति के 3 मुख्य स्रोतों की पहचान की: संपत्ति, योग्यता और शारीरिक श्रम शक्ति, जिससे 3 वर्ग संरचना बनी: संपत्ति पर आधारित एक प्रमुख वर्ग, साख के आधार पर एक मध्यम वर्ग और श्रम शक्ति पर आधारित एक श्रमिक वर्ग। एरिक राइट और फ्रैंक पार्किन ने दावा किया कि वर्ग संबंध संसाधन पहुंच पर निर्भर करते हैं। पार्किन ने नस्ल, धर्म और भाषा जैसी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिनका उपयोग सामाजिक सामूहिकताएं एक योग्य समूह तक संसाधन पहुंच को प्रतिबंधित करके पुरस्कारों को अधिकतम करने के लिए करती है। सांस्कृतिक पूंजीपति, जो सांस्कृतिक पूंजी को नियंत्रित करता है, की पहचान एल्विन गोल्डनर द्वारा की गई थी। सांस्कृतिक पूंजी, जिसे गोल्डनर ने बिक्री के लिए किसी भी उत्पादित वस्तु के रूप में समझाया है, आर्थिक उत्पादकता में योगदान के आधार पर आय उत्पन्न करती है। आय के ये दावे पूंजीगत वस्तुओं तक दूसरों की पहुंच को नियंत्रित करते हैं। राइट, 1985। यह स्पष्ट है कि पूंजीवादी समाजों में वर्ग संबंधों के आधार के रूप में शोषण से उत्तर पूंजीवादी समाजों में आधार के रूप में वर्चस्व की ओर बदलाव हो रहा है। औद्योगिक समाज में सामाजिक वर्ग और संघर्ष। आर डैहनडोर्फ। 1800 के दशक के अंत और 1900 की शुरुआत में संयुक्त स्टॉक कंपनियों को जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। अब प्रचलित इन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत पूंजीपतियों या उनके परिवारों के स्वामित्व वाले आर्थिक उद्यमों का स्थान ले लिया है। पूंजीवादी व्यवस्था के एकल स्वामित्व के विपरीत किसी कंपनी के स्टॉक या शेयर व्यापक रूप से बिखरे हुए होते हैं। पूंजीवाद के बाद के युग में संयुक्त स्टॉक कंपनियां औद्योगिक उद्यमों की संरचना और व्यापक सामाजिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जिसमें सामाजिक वर्ग भी शामिल है। संयुक्त स्टॉक कंपनियों के भीतर शेयरधारकों के पास शेयर होते हैं, लेकिन नियंत्रण प्रबंधकों के पास होता है, जो उन्हें पारंपरिक पूंजीपतियों से अलग करता है।
यह व्यवस्था मालिकों को वास्तविक उत्पादन क्षेत्र से दूर करती है और प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच अंतर को कम करती है। यह विचार मार्क्स द्वारा समर्थित है। एक अन्य परिप्रेक्ष्य रूढ़िवादी दृष्टिकोण सुझाव देता है कि मालिक, शेयरधारक और नियंत्रक प्रबंधक बहुत अलग नहीं हैं और एक अपेक्षाकृत सजातीय समूह बनाते हैं। यह दृष्टिकोण, जैसा कि 1954 में सी राइट मिल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मार्क्स के विश्लेषण से बिल्कुल विपरीत है। आर डेहरेंडॉर्फ 1959-95 ने तर्क दिया कि संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी समितियों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की सामाजिक संरचना शास्त्रीय पूंजीवादी उद्यमों से भिन्न है। उत्तरार्ध से पूर्व की ओर संक्रमण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतीक है। डेहरेंडॉर्फ ने प्रस्तावित किया कि स्वामित्व और नियंत्रण को अलग करने से सामाजिक स्थिति और इन पदों पर कर्मियों की भर्ती बदल जाती है, जिसमें मालिक और प्रबंधक दोनों के रूप में पूंजीपति की भूमिकाओं पर जोर दिया गया है। मालिक सीधे तौर पर दिन प्रतिदिन की उत्पादन गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं और उद्यम की औपचारिक प्राधिकरण संरचना में उनकी कोई परिभाषित भूमिका नहीं होती है। कार्यकर्ता प्रबंधकों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं। अतीत में श्रमिकों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के कारण पूंजीपतियों के पास अधिकार था। इसके विपरीत प्रबंधकों के पास अब स्टॉकधारकों द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार है। प्रबंधक श्रमिकों के संपर्क में रहते हुए उत्पादन को प्रभावित करने वाले व्यवधानों से बचने के लिए आम सहमति का लक्ष्य रखते हैं। बेंडिक्स 1956 ने 3 उत्तर पूंजीवादी उद्यमियों की पहचान की: पूंजीपति, उत्तराधिकारी और नौकरशाह, जो उद्यमशील वर्ग संरचना में बदलाव का प्रतीक है। डेहरेंडॉर्फ ने तर्क दिया कि पूंजीवाद गायब हो गया है, उसकी जगह मार्क्स के पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग से भिन्न संबंधों वाले विविध समूहों ने ले ली है। उन्होंने वर्ग संघर्ष पर 3 प्रभावों को रेखांकित किया: आय, पूंजीपतियों को प्रबंधकों से बदलने से संघर्षरत समूहों में बदलाव आता है। 2, भर्ती और समूह संरचना में परिवर्तन से संघर्ष के मुद्दों की प्रकृति बदल जाती है, क्योंकि पूंजी की कमी वाले प्रबंधकों का व्यवहार शक्तिशाली पूंजीपतियों से भिन्न होता है और श्रमिकों के हित बदल जाते हैं। और 3, पूंजी के टूटने में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण में अंतर के कारण संघर्ष पैटर्न में बदलाव शामिल है। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के रूप में जाने जाने वाले समूह एक समान होना बंद कर देते हैं। श्रमिक वर्ग भी विविध हो जाता है, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल और विभिन्न कौशल वाले कुशल श्रमिक शामिल होते हैं। पहले मजदूर खुद को साझा हितों और स्पष्ट वर्ग पहचान वाला एक समूह मानते थे। हालांकि अब वे अपने बीच के अंतरों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, एक ऐसी घटना जिसे श्रम के विघटन के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही पूंजी का विघटन होता है और दोनों के साथ आधुनिक समाज के उद्योगों के भीतर और बाहर एक नए मध्यम वर्ग का उदय होता है। लेड्रर और मार्सचाक ने इसे नया मध्यम वर्ग कहा। उत्तर पूंजीवादी समाजों में इस वर्ग में तृतीयक उद्योगों, वाणिज्यिक फर्मों, दुकानों, रेस्तरां, सिनेमाघरों में वेतनभोगी कर्मचारी, साथ ही कुशल श्रमिक और फोरमैन शामिल है। नौकरशाह अधिकार रखते हैं और खुद को शासक वर्ग के साथ जोड़ लेते हैं, भले ही उन्हें स्वयं शासक वर्ग नहीं माना जाता है। फिर भी उन्हें अक्सर औद्योगिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में शासक वर्ग का समर्थन करते देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कई वेतनभोगी कर्मचारी उच्च पदों पर बैठे लोगों की रुचियों और जीवनशैली से पहचान रखते हैं। नए मध्यम वर्ग का उदय मार्क्स की प्रस्तावित वर्ग संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। डेहरेंडॉर्फ का सुझाव है कि नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के साथ तालमेल बिठाते हैं, जबकि सफेदपोश कार्यकर्ता सर्वहारा वर्ग के साथ तालमेल बिठाते हैं।
दोनों वर्ग अत्यधिक विविध हो जाते हैं, जिससे वे कम एकजुट हो जाते हैं। हालांकि सफेदपोश श्रमिकों और नौकरशाहों के पास औद्योगिक श्रमिकों की तरह संपत्ति और प्रत्यक्ष अधिकार का अभाव है, फिर भी वे श्रमिक वर्ग से अलग सामाजिक विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। डैहनडोर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वर्ग की अवधारणा पूंजीवाद के बाद के समाजों में संघर्षरत समूहों के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त मार्क्स के ढांचे में सरल वर्ग संरचना उत्तर पूंजीवादी और उन्नत औद्योगिक समाजों की जटिलताओं को समझाने के लिए अपर्याप्त लगती है। वर्ग और स्थिति। मैक्स वेबर की कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत से काफी असहमति थी, मुख्यतः क्योंकि उनका मानना था कि मार्क्स आर्थिक पहलू को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जबकि वेबर ने समाज में आर्थिक पहलू के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने इसे सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं माना। वेबर के अनुसार विशिष्ट जीवन के अवसर इस बात से उत्पन्न होते हैं कि भौतिक संपत्ति उन व्यक्तियों के बीच कैसे वितरित की जाती है जो विनिमय के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ध्यान उन मालिकों पर है जिनके पास मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने का विशेष अधिकार है, जिससे गैर मालिकों को इन अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा जाता है। वेबर ने इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति का कब्जा या कमी वर्ग स्थिति की मूलभूत श्रेणियां बनती है। जिनके पास संपत्ति है, जैसे कि जमींदार या उद्यमी, मूल्य युद्ध में शामिल हो सकते हैं और पूंजीगत वस्तुओं का अधिग्रहण और एकाधिकार करके उद्यमशीलता का कार्य हासिल कर सकते हैं। दूसरी ओर जिनके पास संपत्ति नहीं है, वे केवल अपनी सेवाएं, विशेष रूप से अपना श्रम ही दे सकते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वेबर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संपत्तिवान और गैरमालिक दोनों सजातीय श्रेणियां नहीं हैं। संपत्ति के बीच रिटर्न देने वाली संपत्ति के प्रकार के आधार पर भेद मौजूद है। उदाहरण के लिए, वे किराएदारों या उद्यमियों के वर्ग से संबंधित हो सकते हैं। इस बीच जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है, उन्हें बाजार में दी जाने वाली सेवाओं के प्रकार के आधार पर अलग-अलग किया जाता है। संक्षेप में, वेबर ने तर्क दिया कि संपत्ति का कब्जा या कमी और संपत्ति या सेवाओं की विशिष्ट प्रकृति वर्ग स्थितियों को परिभाषित करने वाले प्रमुख कारक हैं। सरल शब्दों में, वेबर का वर्ग का विचार बाजार में उपलब्ध अवसरों से संबंधित है जो किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण करते हैं। वर्ग स्थिति मूलतः बाजार की स्थिति है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिनका भाग्य बाजार में वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करने के अवसर से प्रभावित नहीं होता है, जैसे गुलाम, वे तकनीकी अर्थ में एक वर्ग का गठन नहीं करते हैं, वे एक स्थिति समूह का हिस्सा है। वेबर ने इस बात पर जोर दिया कि वर्ग समुदाय नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक कार्रवाई का आधार है, जहां व्यक्ति एक साथ होने की भावना महसूस करते हैं। वेबर के अनुसार हम एक वर्ग के बारे में तब बात कर सकते हैं जब लोगों का एक समूह अपने जीवन की संभावनाओं का एक विशिष्ट कारण घटक साझा करता है। यह घटक विशेष रूप से वस्तुओं के स्वामित्व और आय के अवसरों में आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रतिनिधित्व वस्तु या श्रम बाजार की स्थितियों के तहत किया जाता है। ये तीन तत्व मिलकर वर्ग स्थिति का निर्माण करते हैं, जो व्यापक अर्थ में बाजार स्थिति है। मार्क्स के विपरीत, जो वर्ग को उत्पादन संरचना में किसी व्यक्ति की स्थिति के संदर्भ में देखता है, वेबर वर्ग को विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति की स्थिति के संदर्भ में देखता है। सामाजिक वर्ग के अलावा वेबर ने स्थिति समूहों का विचार पेश किया। वर्गों के विपरीत स्थिति समूह समुदायों की तरह होते हैं। स्थिति की स्थितियां केवल आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होने के बजाय सम्मान की सामाजिक धारणा से आकार लेती है। वेबर के अनुसार
यह सम्मान लोगों द्वारा साझा किए गए और उच्च सम्मान में रखे गए किसी भी गुण से उत्पन्न हो सकता है। विशेष रूप से संपत्ति का मालिक होना हमेशा सामाजिक सम्मान से संबंधित नहीं होता है, इसलिए यह आवश्यक रूप से दर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति को विभिन्न मानदंडों जैसे आय, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और अन्य मूल्यवान गुणों द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक ही स्थिति समूह के सदस्य अक्सर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और स्थिति क्रम इन समूहों के विशिष्ट सम्मान और जीवन शैली के आधार पर स्तरीकरण है। दिलचस्प बात यह है कि रुतबा सम्मान विशेष विशेषाधिकारों के साथ आ सकता है, जैसे विशिष्ट कपड़े पहनने का अधिकार। इसके अतिरिक्त शारीरिक श्रम या आय सृजन से जुड़े कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के कुछ रूपों को अक्सर अपमानजनक और उच्च सम्मान की कमी के रूप में देखा जाता है। वेबर ने देखा कि स्थिति अयोग्यता अक्सर शारीरिक श्रम में संलग्न होने को हतोत्साहित करती है। उन्होंने वर्गों और स्थिति समूहों के बीच अंतर को संक्षेप में बताते हुए कहा कि वर्गों को वस्तुओं के उत्पादन और अधिग्रहण में उनकी भागीदारी के आधार पर स्तरीकृत किया जाता है, जबकि स्थिति समूहों को वस्तुओं की खपत के आधार पर स्तरीकृत किया जाता है, जो अद्वितीय जीवन की शैलियों द्वारा दर्शाया जाता है। वेबर ने वर्ग और स्थिति समूहों के बीच एक और अंतर बताया। वर्ग बाजार और उसमें एक व्यक्ति की स्थिति से संबंधित है, जिसमें सम्मान या व्यक्तिगत भेद के क्रम का अभाव है। स्थिति समूहों की महत्वपूर्ण विशेषता बाजार में ऐसे भेदों की अनुपस्थिति है। यदि जीवन शैली के माध्यम से स्थिति चाहने वालों की तुलना में अतिरिक्त स्थिति मूल वाले व्यक्तियों को आर्थिक शक्ति प्रदान की जाती है, तो स्थिति क्रम कमजोर हो जाता है। हालांकि यदि आर्थिक शक्ति जीवन शैली के गुणों से अधिक है, तो स्थिति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि स्थिति आदेश के रक्षक पूरी तरह से आर्थिक रूप से संचालित दावों पर दृढ़ता से प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां वस्तुओं का अधिग्रहण और वितरण एक समान और स्थिर होता है, स्थिति सामाजिक स्तरीकरण का प्राथमिक और पसंदीदा साधन है। इसके विपरीत जब आर्थिक परिवर्तन होते हैं और प्रौद्योगिकी समाज को प्रभावित करती है, तो वर्ग द्वारा स्तरीकरण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे स्थिति आधारित भेद पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। वर्ग और स्थिति के आधार पर समाज को विभाजित करने के अलावा वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण में तीसरे तत्व के रूप में पार्टी के विचार को पेश किया। एक पार्टी में एक साझा लक्ष्य वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, जिन्हें वे समन्वित तरीके से सक्रिय रूप से आगे बढ़ाते हैं। यह लक्ष्य एक कारण हो सकता है, जैसे आदर्श या भौतिक उद्देश्यों के लिए किसी कार्यक्रम को साकार करना, या यह व्यक्तिगत हो सकता है, जैसे पार्टी के नेता या सदस्यों के लिए सम्मान की मांग करना। पार्टियां सामाजिक क्लबों में भी मौजूद हो सकती हैं। उनके कार्य सामाजिक शक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित है, जिसे सांप्रदायिक कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी राज्य में एक पार्टी की उपस्थिति तर्कसंगत व्यवस्था और इसे लागू करने के लिए तैयार व्यक्तियों के एक समूह के अस्तित्व को मानती है। पार्टियां एक विशिष्ट अर्थ में वर्ग या स्थितियों द्वारा निर्धारित हितों का पीछा कर सकती हैं, और वे इन समूहों से सदस्यों की भर्ती कर सकती हैं। हालांकि पार्टियां पूरी तरह से वर्ग आधारित या स्थिति आधारित नहीं हो सकती हैं, वे बीच में कहीं गिर सकते हैं। सत्ता हासिल करने के उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें हिंसा से लेकर सामाजिक प्रभाव, रिश्वत, सार्वजनिक संबोधन या यहाँ तक कि संसदीय कार्यवाही में बाधा डालना शामिल है। 26.4 वर्ग संघर्ष। समाज में वर्ग स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का अनुभव करते हैं। मार्क्स ने तर्क दिया कि वर्ग एक सामान्य वर्ग शत्रु में एकता पाते हैं। इस दुश्मन के बिना आंतरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी, जिससे एकजुटता की कमी होगी। बड़े पैमाने के उद्योग लोगों को काम की तलाश में एक साथ लाते हैं, जिससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
हालांकि समान वेतन और साझा हित उन्हें वरिष्ठों के विरुद्ध एकजुट रखते हैं। दूसरी ओर पूंजीपति दमन के विचार में एकजुट होते हैं। प्रतिक्रिया में श्रमिक वर्ग संघ बनाता है और उनके संघर्ष राजनीतिक होते हैं। वर्ग संघर्ष आर्थिक पुरस्कारों, संसाधनों और श्रम अलगाव के कारण होने वाली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के इर्दगिर्द घूमता है। विशेषज्ञता और श्रम विभाजन के कारण अलगाव बढ़ता है, क्योंकि श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया से अलग हो जाते हैं। मार्क्स ने समझाया कि पूंजीवाद मजदूरों का शोषण करता है और उन पर हावी हो जाता है, उन्हें मशीनों के उपांगों तक सीमित कर देता है। जैसे जैसे पूंजीपति पूंजी संचय को प्राथमिकता देते हैं, श्रमिकों की स्थितियां और प्रेरणा बदतर होती जाती है। संक्षेप में, वर्ग संघर्ष आर्थिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होता है, जो पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम अलगाव से बढ़ जाता है। वर्गों के भीतर एकता और उनके बीच संघर्ष साझा हितों और संसाधनों के असमान वितरण से प्रेरित होते हैं। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष एक क्रांति का कारण बनेगा, पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा और श्रमिकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए मुख्य शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने सामाजिक विभाजन और एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के अंत की भविष्यवाणी की। यह परिवर्तन तब होगा जब श्रमिक क्रांतिकारी राजनीतिक संगठन का उपयोग करके पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे। मजदूरों को सामूहिक रूप से सत्ता के लिए बातचीत करते हुए एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनना था। सर्वहारा क्रांति की मार्क्स की भविष्यवाणी इस विचार पर आधारित थी कि पूंजीवादी समाज दो मुख्य वर्गों की स्थिति को मजबूत करने वाली स्थितियां पैदा करेगा। पूंजीपति वर्ग मानवीय मूल्यों पर अहंकारी गणनाओं को प्राथमिकता देगा, जबकि सर्वहारा वर्ग कारखाने के उत्पादन से विवश होकर अपनी मानवता को पुनः प्राप्त करने के लिए उठेगा। यह एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाने वाली क्रांति के लिए मंच तैयार करेगा, जहां भौतिक उत्पादन को स्वतंत्र रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा सचेत रूप से नियंत्रित किया जाएगा। इसके विपरीत वेबर ने तर्क दिया कि वस्तुओं और सेवाओं पर नियंत्रण, जो वर्ग की अवधारणा का आधार बनता है, के परिणामस्वरूप आय, अन्य वस्तुओं तक पहुंच, सामाजिक स्थिति और एक विशिष्ट जीवन शैली होती है। समान वर्ग स्थितियों में लोग भावनाओं और विचारों को साझा कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे समन्वित कार्रवाई में संलग्न हों। वर्ग संगठन तब उत्पन्न होता है जब कोई आर्थिक प्रतिद्वंद्वी होता है, और वेबर ने सुझाव दिया कि जैसे जैसे प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाने के लिए एक समूह अपने प्रतिस्पर्धियों की विशेषताओं, जैसे भाषा, धर्म, वंश या निवास को अपना सकता है। समय के साथ एकाधिकारवादी हितों के कारण औपचारिक निकायों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को सीमित करने वाले कानूनी आदेश की स्थापना हो सकती है, एक प्रक्रिया जिसे वेबर ने हितों के एक समूह द्वारा वर्चस्व कहा है। एकाधिकार में बाहरी लोगों के हितों के खिलाफ एक आम मोर्चा बनाना, समूह के भीतर एकजुटता सुनिश्चित करना शामिल है। सदस्यता एकाधिकार बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित है और भागीदारी एकजुटता के लिए नियंत्रित है। यदि एकाधिकार को कानूनी रूप से जड़ दिया जाए और सरकार द्वारा लागू किया जाए, तो प्रतिस्पर्धा को आसानी से रोका जा सकता है और संगठन के सदस्यों पर नियंत्रण किया जा सकता है। वेबर ने इस प्रभुत्व को अधिकार के गुण की संज्ञा दी। 26.5 सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक पदानुक्रम में व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है। इस संदर्भ में हम विशेष रूप से वर्ग स्थितियों के बीच बदलाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक गतिशीलता का विचार मानता है कि आधुनिक वर्गाधारित समाजों में किसी व्यक्ति का स्थान किसी विशिष्ट वर्ग में उनके जन्म से पूर्व निर्धारित नहीं होता है। किसी व्यक्ति की वर्गों के बीच संक्रमण करने की क्षमता सामाजिक गतिशीलता की नींव बनाती है।
यह परिवर्तन किसी व्यक्ति के जीवन काल में या पीढ़ियों तक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति क्लर्क के रूप में शुरुआत करता है और पदोन्नति के माध्यम से किसी कंपनी का प्रबंध निदेशक बन जाता है, तो इसे अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता कहा जाता है। दूसरी ओर, यदि गतिशीलता पीढ़ियों के बीच होती है, जैसे बढ़ी या मोची के बच्चे अकाउंटेंट, इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं और अपने माता पिता की तुलना में उच्च सामाजिक पद प्राप्त करते हैं, तो इसे अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता ऊपर की ओर हो सकती है, जैसा कि तब देखा जाता है जब एक लोहार का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चुनता है, या नीचे की ओर, जैसा कि तब देखा जाता है जब एक डॉक्टर का बेटा टाइपिस्ट की भूमिका निभाता है। सामाजिक गतिशीलता का सार व्यक्तियों के लिए अपने जीवन काल के भीतर या पीढ़ियों के बीच वर्ग स्थितियों के बीच बदलाव की गतिशील क्षमता में निहित है। बॉक्स 26.2 सामाजिक गतिशीलता, वेबलेन का प्रेरणा सिद्धांत। वेबलेन का सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एक समुदाय में व्यक्ति दो प्रमुख कारकों के आधार पर अपना मूल्य आंकते हैं, कौशल और संपत्ति। जो लोग इन क्षेत्रों में समुदाय के अस्पष्ट मानकों से पीछे रह जाते हैं, वे न केवल दूसरों से सम्मान खो देते हैं, बल्कि आत्ममूल्य की भावना में भी कमी का अनुभव करते हैं। पड़ोसियों से जो सम्मान मिलता है, वह आम तौर पर आत्मसम्मान की नींव बनता है। जब तक किसी का स्वभाव असामान्य न हो, दूसरों की अस्वीकृति के सामने आत्मसम्मान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब संपत्ति का स्वामित्व सामाजिक सम्मान का पैमाना बन जाता है, तो यह आत्मसंतुष्टि, या जिसे हम आत्मसम्मान कहते हैं, के लिए भी आवश्यक हो जाता है। उन समुदायों में जहां संपत्ति व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है, व्यक्तियों के पास मन की शांति सुनिश्चित करने के लिए अपने साथियों के बराबर मात्रा में सामान होना चाहिए। इसके अलावा दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक होना विशेष रूप से संतुष्टिदायक है। हालांकि जैसे जैसे व्यक्ति अधिक अर्जित करते हैं और धन के एक नए मानक के साथ तालमेल बिठाते हैं, इस नए मानक से प्राप्त संतुष्टि समय के साथ कम हो जाती है। प्राकृतिक प्रवृत्ति वर्तमान मौद्रिक मानक को आगे धन संचय के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करना है, जिससे पड़ोसियों के साथ निरंतर तुलना का चक्र बनता है। इस संदर्भ में संचय का लक्ष्य शेष समुदाय की तुलना में आर्थिक ताकत में उच्च रैंक हासिल करना है। जब तक कोई व्यक्ति प्रतिकूल तुलना का अनुभव करता है, तब तक उसकी वर्तमान स्थिति के प्रति निरंतर असंतोष बना रहता है। एक बार जब वे समुदाय या अपने वर्ग के सामान्य मौद्रिक मानक तक पहुंच जाते हैं, तो यह असंतोष उनके और औसत मानक के बीच आर्थिक अंतर को बढ़ाने के निरंतर प्रयास में बदल जाता है। आर्थिक प्रतिष्ठा की दौड़ में साथियों के साथ तुलना लगातार होती रहती है, कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचती जहां कोई व्यक्ति खुद को और भी ऊंचा स्थान देने का प्रयास न करे। 1934 से वेबलेन की अंतर्दृष्टि इस खोज की सतत प्रकृति पर जोर देती है। वेबलेन 1934-3032। औद्योगिक समाजों में सामाजिक स्थिति के संदर्भ में व्यक्तियों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण उल्लेखनीय है। बच्चों के लिए अपने माता पिता की तुलना में उच्च स्तर पर अपना करियर शुरू करना आम बात है, मुख्यतः क्योंकि भर्ती के दौरान औपचारिक योग्यता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कामकाजी वर्ग के माता पिता के बच्चे अक्सर रोजगार खोजने से पहले ये योग्यताएं हासिल कर लेते हैं। तकनीकी प्रगति के कारण अकुशल शारीरिक श्रम के स्थान पर विशेषज्ञता को महत्व देने के बदलाव से सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि के अधिक अवसर पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चों को अक्सर अपने माता पिता की तुलना में अधिक प्रचुर और उच्च रैंकिंग वाली नौकरी के अवसर मिलते हैं। पदों की एक संकीर्ण सीमा के भीतर सामाजिक गतिशीलता व्यापक सीमा की तुलना में अधिक प्रचलित है। आम तौर पर
लोग अपनी सामाजिक स्थिति में पर्याप्त सुधार के बजाय मामूली सुधार करते हैं। सॉन्डर्स 1990। सामाजिक गतिशीलता के अमेरिकी संदर्भ में मार्क्स ने देखा कि सामाजिक वर्ग निश्चित नहीं है, उनके बीच व्यक्तियों का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। वेबर ने जर्मन अर्थव्यवस्था में गैरार्थिक कारकों और कृषि श्रमिकों के बीच स्वतंत्रता की इच्छा पर प्रकाश डाला। प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना के बीच संबंधों पर उनकी थीसिस गैरार्थिक ताकतों और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की अलग-अलग सामाजिक गतिशीलता पर जोर देने के साथ शुरू हुई। मार्क्स और वेबर के लेखन ने सोरोकिन के अमेरिकी, अंग्रेजी और अन्य समाजों में सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। सोरोकिन ने पूंजीवादी समाजों में वेतनभोगी कर्मचारियों के एक नए मध्यम वर्ग के तेजी से विकास पर जोर दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि व्यावसायिक दृष्टि से पर्याप्त अंतरपीढ़ीगत और अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता होती है। अधिक पुरुषों को शारीरिक श्रम से गैर शारीरिक रोजगार की ओर स्थानांतरित होते देखा गया। सोरोकिन ने स्वीकार किया कि बच्चों के अपने पिता के व्यावसायिक समूहों में प्रवेश करने की अधिक संभावना है और विभिन्न वर्गों के समूहों की तुलना में एक ही कक्षा में व्यावसायिक समूहों के भीतर गतिशीलता अधिक संभव है। उन्होंने तर्क दिया कि एक सामाजिक समूह में सदस्यता में दो तत्व होते हैं, एक अपेक्षाकृत स्थायी और स्थिर होता है, जबकि दूसरा हमेशा बदलता रहता है, जिसमें समय के साथ विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश और निकास शामिल होता है। श्रमिक वर्ग दो मुख्य कारणों से सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकता। सबसे पहले, श्रमिक वर्ग के भीतर एक स्थायी तत्व कम हो रहा है और विस्तारित द्रव तत्व द्वारा सामाजिक लोकतांत्रिक और साम्यवादी विचारधाराओं के साथ जुड़ाव को खारिज किए जाने की संभावना है। दूसरा, श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि इसमें सामाजिक रूप से ऊपर जाने में असमर्थ लोग और सीमित क्षमताओं वाले नेता शामिल होते हैं। सोरोकिन का तर्क है कि गतिशीलता दर और पैटर्न में स्पष्ट डिजाइन का अभाव है और भले ही श्रमिक वर्ग तानाशाह बन जाए, वे बहुत कुछ हासिल नहीं करेंगे। गोल्डथोर्पे 1987। लिपसेट और बेंडिक्स ने तर्क दिया कि औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप उच्च गतिशीलता दर आई। उनका अवलोकन यह था कि पश्चिमी देशों के औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता का समग्र पैटर्न एक जैसा दिखता था, जिसे लिपसेट-ज़ेटरबर्ग एलजेड थीसिस के रूप में जाना जाता है। सोरोकिन के विपरीत, लिपसेट और बेंडिक्स ने मैनुअल से गैर मैनुअल व्यवसायों की ओर बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया, इसे ऊर्ध्व गतिशीलता के रूप में परिभाषित किया, हालांकि यह स्वीकार करते हुए कि कुछ सफेदपोश पदों में कुशल मैनुअल काम की तुलना में कम आय और प्रतिष्ठा हो सकती है। अमेरिका में सामाजिक गतिशीलता पर एक और महत्वपूर्ण अध्ययन ब्लाउ और डंकन द्वारा किया गया था। उनका मानना था कि सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए व्यावसायिक स्थिति और गतिशीलता की व्यवस्थित रूप से खोज करना महत्वपूर्ण था। ब्लाउ और डंकन ने विभिन्न औद्योगिक समाजों में ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर व्यवसायों के बीच सीमित गतिशीलता की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका में अभिजात वर्ग की गतिशीलता असाधारण रूप से अधिक थी। उन्होंने इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा के उच्च स्तर और औपचारिक सामाजिक स्थिति भेद पर कम जोर दिया जाना बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अधिकांश पुरुष उच्च व्यावसायिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन विशिष्ट उपभोग के माध्यम से अपने जीवन स्तर और सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकी लोकतंत्र की स्थिरता बेहतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, उच्च जीवन स्तर और सामाजिक स्तरों के बीच निम्न स्थिति सम्मान से जुड़ी हुई है, जिससे बड़ी संख्या में वंचित लोगों के लिए हिंसक विद्रोह में चरमपंथी आंदोलनों में शामिल होना असंभव हो जाता है। ब्लाउ और डंकन 1967, 439। गोल्डथोर्पे, लेवेलिन और पाइने 1987 सामाजिक गतिशीलता के बारे में 3 मुख्य विचारों पर चर्चा करते हैं। पहला विचार
जिसे काउंटर बैलेंस थीसिस कहा जाता है, बताता है कि पीढ़ियों के बीच आगे बढ़ने के अवसर बढ़ गए हैं। हालांकि यह काम में बढ़ती व्यावसायिकता, नौकरशाही और तकनीकी जटिलता के कारण किसी व्यक्ति के करियर में आगे बढ़ने की कम संभावनाओं से संतुलित है। गोल्डथोर्पे, लेविलिन और पाइने ने इस विचार को चुनौती देते हुए कहा कि उनके अध्ययन में युवा लोगों को वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में अपने करियर में आगे बढ़ना कठिन नहीं लगा। उनका मानना है कि व्यापक शैक्षिक अवसरों ने श्रमिक वर्ग के लिए ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के रास्ते खोल दिए हैं। दूसरी अवधारणा क्लोजर थीसिस है, जिसका श्रेय गिडेंस, बॉटमोर और मिलिबैंड को दिया जाता है। यह थीसिस बताती है कि श्रेष्ठ पदों पर बैठे लोगों का लक्ष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को नियंत्रित करते हुए इन पदों को अपने और अपने बच्चों के लिए बनाए रखना है। उच्च श्रेणी के पेशेवरों, प्रशासकों, प्रबंधकों और मालिकों का अध्ययन करने के बाद गोल्डथोर्पे, लेविलिन और पाइने इस विचार से असहमत है। उन्होंने पाया कि इन पदों पर 1/4 से अधिक व्यक्ति शारीरिक श्रमिक वर्ग की पृष्ठभूमि से आए थे, जिससे पता चलता है कि शीर्ष पद निचले वर्गों के लिए बंद नहीं है। तीसरा विचार बफर जोन थीसिस है, जिसका श्रेय पार्किन, गिडेंस, बॉटमोर, वेस्टरगार्ड और रेसलर को दिया जाता है। यह थीसिस प्रस्तावित करती है कि सामाजिक गतिशीलता ज्यादातर कुशल मैनुअल और नियमित लिपिक ग्रेड तक ही सीमित है, जो अक्सर स्थान बदलते हैं, लेकिन सिस्टम में शायद ही कभी बहुत ऊपर या नीचे जाते हैं। गोल्डथोर्पे, लेविलिन और पाइने का सुझाव है कि यदि ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता के खिलाफ कोई बफर प्रभाव नहीं है, तो नीचे की ओर सामाजिक गतिशीलता के खिलाफ एक प्रभाव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, एक तरफा स्क्रीन है जो ऊपर की ओर गतिशीलता की अनुमति देती है, लेकिन नीचे की ओर गतिशीलता के प्रवाह को प्रतिबंधित करती है। 26.6 वर्गहीनता। लंबे समय से लोग समझते रहे हैं कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संबंध समाज की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जीवन के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को नियंत्रित करने में उनके महत्व को पहचानते हैं। अकादमिक चर्चाओं में कक्षा और उनके बीच संबंधों के विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया गया है। मार्क्स ने इस विचार पर जोर दिया कि वर्गों के बिना एक समाज बनाने के लिए, जहां हर कोई समान है, श्रमिक वर्ग को पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने, निजी संपत्ति को खत्म करने और पूंजीवाद को समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक ऐसे संक्रमण की कल्पना की जहां सर्वहारा वर्ग, नया शासक वर्ग, पूंजीवाद को नष्ट कर देगा, जिससे एक वर्गीय वर्गहीनता हो जाएगी। एक बार यह परिवर्तन हो जाने के बाद वर्ग संघर्षों का कारण बनने वाली स्थितियां समाप्त हो जाएंगी, जिससे वर्ग भेद रहित समाज संपूर्ण वर्गहीनता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वर्गहीनता पर एक अन्य परिप्रेक्ष्य बहुवर्ग वर्गहीनता का विचार है, जहां समानता और एक खंडित वर्ग संरचना सहअस्तित्व में है। दूसरी ओर, वेबर ने तर्क दिया कि नौकरशाही का वर्चस्व अपरिहार्य था। उनका मानना था कि समाजवाद समस्या को हल करने के बजाय और बिगाड़ देगा। नौकरशाहीकरण समान व्यवहार ला सकता है, सामाजिक वर्ग के विशेषाधिकारों को समतल कर सकता है, लेकिन यह दूसरों के लिए अवसरों को सीमित भी कर सकता है। वेबर ने नौकरशाहीकरण के माध्यम से समान अवसर प्रदान करने के संदर्भ में वर्गहीनता पर चर्चा की। हालांकि नौकरशाहीकरण की अंतर्निहित अलोकतांत्रिक प्रकृति के बारे में उन्हें आपत्ति थी। बहुवर्गीय वर्गहीनता की इस अवधारणा में, जबकि हर किसी को उच्चतम पदों तक पहुंचने का अवसर मिलता है और किसी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जन्म से निर्धारित नहीं होती है, हर कोई अपने लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा सकता है। यह विडंबना बहुवर्गीय वर्गहीनता के विचार का एक अंतर्निहित पहलू है। यह अध्याय वर्गहीनता के बारे में 3 विचारों पर चर्चा करता है: एकवर्ग वर्गहीनता, पूर्ण वर्गहीनता और बहुवर्ग वर्गहीनता।
हालांकि ये अवधारणाएं एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय श्रेणी के रूप में वर्ग के लुप्त होने की गारंटी नहीं देती हैं, क्योंकि वर्ग समाज में एक सामान्य वास्तविकता बना हुआ है। 26.7 निष्कर्ष। इस अनुभाग में हमने सबसे व्यापक से शुरू करते हुए वर्ग की विभिन्न अवधारणाओं का पता लगाया है। यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्रियों ने वर्ग को परिभाषित करने के लिए आर्थिक स्थितियों से लेकर बाजार स्थितियों तक विभिन्न कारकों और मानदंडों का सुझाव दिया है। अंतर्निहित विचार यह है कि वर्ग सबसे व्यापक सामाजिक समूह है जो विशेषाधिकारों और भेदभावों की प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त कक्षाओं के बीच गतिशीलता के लिए जगह है, जो दर्शाता है कि कक्षाओं को कठोर सीमाओं के साथ सख्ती से परिभाषित नहीं किया गया है। ओसोस्की 1967।